जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम किसी बॉल को या किसी चीज़ को फर्श पे फेंकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक टेनिस बॉल जो है उसको अगर हमने फर्श के ऊपर ज़मीन पे फेंका या दीवार के साथ टकरा के वो वापस आ रही है, तो ये देखते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है उसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, नेक्स्ट टाइम उससे कम, फिर उससे कम, और आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते वो जो है बहुत ही करीब ज़मीन के जाके वो रुकना शुरू हो जाती है। तो जो आफ्टर रिबाउंडिंग जो है वो उसकी इनिशियल हाइट वो गेन नहीं कर पाता ना, जो टेनिस बॉल है। उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि जितनी दफ़ा वो ज़मीन से टकराता है तो टकराने के बाद उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है उसका लॉस हो जाता है, और उसके लॉस होने की डिफरेंट जो है रीज़न्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन है, और इसके साथ वो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो एयर की रेजिस्टेंस को कवर करने में भी लगेगी। इस तरह से वो टोटल अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो वापस गेन नहीं कर पाएगी जितनी उसके पास इनिशियली थी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो इस तरह की कोलिजन्स होती हैं उनको हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और हम इनइलास्टिक कोलिजन को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसी कोलिजन होती है इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड, यानी वो सेम नहीं रहती। फॉर एग्जांपल कोलिजन बिटवीन टू कार्स, कोलिजन बिटवीन टू बॉल्स, जो भी हम प्रैक्टिकल लाइफ में डेली में करते हैं, जिसमें कि सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस है, जैसे कि फ्रिक्शन है, हर चीज़। अब सेकंड ये जो है टाइप ऑफ मोशन कोलिजन है वो है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन होती है जो कि आइडियल केसेस में होती है। इलास्टिक कोलिजन इज द कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, यानी सेम रहती है। इसकी कोलिजन जो है एग्जांपल है दैट इज कोलिजन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस। इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, जो इलास्टिक कोलिजन होती है इसमें कोई भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय एनी मींस नहीं होता, जितनी इनिशियल होती है उतनी ही फाइनल रहती है। अच्छा, ये आपका ना डिफरेंस ऑफ द बिटवीन दीज टू कोलिजन्स, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट चलते हैं कि अगर दो बॉडीज के दरमियान इलास्टिक कोलिजन हो, तो पहले हम कंसिडर करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अगेन हम वही कंसिडर करेंगे कि लेफ्ट हमारे पास दो बॉडीज हैं, first m1, second m2, and they are moving with the linear velocity v1 and linear velocity v2 respectively। m1 की वेलोसिटी हमारे पास v1 है, m2 की वेलोसिटी v1 v2 है, और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये वन डायमेंशन यानी एक ही डायमेंशन में मूव कर रहे हैं। वन डायमेंशन का मतलब होता है कि उनके दरमियान, दोनों के दरमियान कोई एंगल नहीं बन रहा, यानी ऐसा नहीं है कि v1 जो है वो इस डायरेक्शन में है और v2 ऐसे ऐसे नहीं है। तो इलास्टिक कोलिजन के केस में ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐसे मूव करते हैं जब वन डायमेंशन की बात होती है। तो यानी अगर आपका m1 अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है तो m2 भी अलोंग एक्स एक्सिस ही, यानी अगर m1 फर्स्ट बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो सेकंड भी हॉरिजॉन्टली ही मूव कर रहा होगा। तो आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड विद ईच अदर, उनकी कोलिजन होती है m1 और m2 की, और कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज जो हैं वो आफ्टर कोलिजन, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी जो है वो v1 प्राइम हो जाती है, इसी तरह जो सेकंड बॉडी है उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो है वो v2 प्राइम हो जाती है। तो हम इसको लिखेंगे, जब आपका क्वेश्चन होगा तो आप यूं ही लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर टू बॉडीज व्हिच आर मूविंग विद m1 एंड m2 व्हिच आर मूविंग विद द वेलोसिटीज v1 एंड v2, and after some time they collide with each other, and after collision their velocities become v1 prime and v2 prime respectively. Then by applying the law of conservation of momentum, जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन है दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 before collision momentum, this will be equal to m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब अगर हम m1 वाली टर्म्स जो है उनको हम
लेफ्ट हैंड साइड पे कर लें तो इसके बाद ये वाली इस इधर टर्म इधर जाएगी तो ये नेगेटिव टर्म बन जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हम जो m2 वाली टर्म्स हैं इनको हम राइट हैंड साइड पे कर लें तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बन जाएगा, m1v1 माइनस m1v1 प्राइम इज इक्वल टू m2v2 प्राइम माइनस m2v2। अब इन दोनों में से लेफ्ट हैंड साइड से भी और लेफ्ट राइट हैंड साइड से भी हम क्या करते हैं, हम मासेस को इस एक्सप्रेशन में से कॉमन बाहर निकालते हैं। यहाँ से m1 आएगा तो ये v1 माइनस v1 प्राइम और इधर से m2 आएगा तो ये हो जाएगा v2 प्राइम माइनस v2। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। हम इसको इस टॉपिक में इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, ये हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन है। अच्छा जी, अब हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन, एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम, दो बॉडीज हैं हमारे पास, दोनों की एनर्जी को हम सम करेंगे। बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी प्लस इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पे 2 के साथ, तो 2 के साथ मल्टीप्लाइंग विद 2 बोथ बोथ ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास जो हमारे एक्सप्रेशन बचता है वो कुछ इस तरह बच जाता है, क्योंकि 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा ना 2 के साथ। और इसी तरह हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी, m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2v2 प्राइम स्क्वायर। अब अगेन हम यही करेंगे कि इसमें जो m1 वाली टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, m1v1 स्क्वायर माइनस m1v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू m2v2 प्राइम स्क्वायर, यही वाली, प्लस m2v2 स्क्वायर। ये जो है हम m1 वाली टर्म्स एक साइड पे और m2 वाली टर्म्स एक साइड पे लेके यहाँ से m1 को कॉमन निकालें तो हमारे पास v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम इसका स्क्वायर बचा, और इधर से m2 को कॉमन निकालें तो हमारे पास v2 प्राइम माइनस v2 इसका स्क्वायर बच गया। अब हम ये करेंगे कि ये जो है अगर इसको देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है जिसको आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ साइड पे, जिसमें हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये आपका आपने फार्मूला, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर है, ये हमारे पास बी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी यानी v1 प्लस v1 प्राइम इंटू v1 माइनस v1 प्राइम, और इसी तरह इसको आप लिखेंगे v2 प्राइम प्लस v2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। अच्छा, ये हमारे पास जो थी ना पहले एक इक्वेशन जो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ड्राइव की थी, इक्वेशन नंबर 1, अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको मैं डिवाइड करूंगी इक्वेशन नंबर 1 से, तो फिर देखूंगी उसका क्या रिजल्ट निकलता है। जी स्टूडेंट्स, मैंने ना इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से इस तरह से डिवाइड कर दिया। आप ये देखें, यहाँ पे जो टर्म है m1 वो m1 से कैंसिल हो जाएगी, m2 m2 से कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास जो दूसरी टर्म है v1 माइनस v1 प्राइम, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, और इसी तरह v2 प्राइम माइनस v2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास बचा क्या, ये v1 प्लस v1 प्राइम इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। अब इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, ये प्राइम वाली जो वैल्यूज हैं वो एक साइड पे इक्वेशन के, और जो बगैर प्राइम के वो दूसरी साइड पे।
तो ये मेरे पास बचा v1 माइनस v2, ये v2 इधर गया तो माइनस, इसी तरह ये वाला v1 जो है वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको अगर मैं तरतीब से लिखूं, यानी 1 को पहले करूं 2 को बाद में, तो ये नेगेटिव साइन जो है वो बाहर आ जाएगा ब्रेसेस के। तो मेरे पास ये v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम बच जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये है v1 माइनस v2 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यानी ये बिफोर कोलिजन एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं बॉल्स, और ये सेपरेट हो रही हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, या हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू द negative of the velocity of balls, negative of the velocity of separation of the ball। यानी ये चीज़ जो है रिवर्स हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो हो सकती है। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि velocity of approach of ball is equal to the negative of the velocity of separation of balls। ये है conclusion of the elastic collision in one dimension। तो स्टूडेंट्स इसमें ना ये जितनी भी वेलोसिटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो हर जगह पे इसके ऊपर वेक्टर निशान लगेगा। अब होता ये है कि जब हम कंटिन्यूसली लिख रहे होते हैं ना, तो हमें अक्सर के ऊपर अगर एक एक लगाए ना, तो वेक्टर का निशान ऊपर लगाना भूल जाता है। तो आसान मेथड ये है कि हम सारा पहले क्वेश्चन लिख लें, बाद में जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं पूरे पेज के ऊपर एक ही दफ़ा जो है वो वेक्टर का निशान सब के ऊपर लगा दिया जाए। तो उससे ये है कि कोई रहता भी नहीं है, सब के ऊपर लग जाता है, और बार बार पीछे मुड़ के हमें ये नहीं कि किसी के ऊपर रह गया तो किसी के ऊपर निशान जो है वेक्टर का वो लग गया है। ये वाली हमें जो है ना, हम इस चीज़ से, इस टेंशन से बच जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ना वो हेडिंग्स लिखते हो ना किसी भी क्वांटिटी की, तो हम पहले कंटिन्यूसली उसको लिखते चले जाते हैं, और बाद में हम क्या करते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं इनको इन्वर्टेड कॉमास में कर देते हैं, और या जिनको हमने हाईलाइट करना होता है उनके नीचे निशान लगा देते हैं। तो उससे ये होता है कि हमारा टाइम बच जाता है पेपर में भी काम करते वक्त। जैसे ये आप पहले इसको लिखते चले जाएंगे तो ये लाइनें शाइनें जो है उस वक्त लगा लेते हैं जब आपके पास टाइम होता है, लेकिन ये वाली जो है ना वो लाइनें तो आपकी बेशक रह जाएं, उनकी तो खैर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन ये कि ये वेक्टर का जो निशान है ये आप मेंशन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। इसलिए जैसे आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो एक दफ़ा सारे के ऊपर ही आपने इस तरह से वेक्टर के निशानात जो है ना वो लगा देने हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक तो पहुँच गए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब यहाँ से अगर हम किसी एक वेलोसिटी की यानी v1 प्राइम या v2 प्राइम किसी एक की वैल्यू निकालें, ये जैसे मैंने v2 प्राइम की वैल्यू निकाली तो वो निकली v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम, ये इधर आके प्लस हो गया। ये वाली वैल्यू आप पुट करें हमारे पास जो इक्वेशन थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की उसमें, उसके बाद इसको पूरा सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद इसका सोल्यूशन निकलेगा तो हमारे पास, अब ये देखें ना, जैसे मैंने इसमें ये पुट किया तो इसमें v2 प्राइम खत्म हो गया, हमारे पास सिर्फ v1 प्राइम बचा है और इसके अलावा v1 और v2 बचे हैं। तो हमारे पास इसका रिजल्ट निकलेगा जिसमें v2 प्राइम नहीं है बल्कि v1 प्राइम है। तो हमें सिर्फ v1 प्राइम की वैल्यू जो है वो सॉल्व करने के बाद, यानी लंबा सोल्यूशन करने के बाद, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब के साथ करेंगे, फिर जो एक जैसी टर्म्स है उनको इकट्ठा करेंगे, उसके बाद आप v1 प्राइम की वैल्यू निकालेंगे तो वो ये निकलेगी। अगर मैं वो पूरी की पूरी निकालने लग जाऊं तो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप निकालना चाहते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए निकाल लें, लेकिन बस यही है कि आपने बस इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। तो पेपर में तो खैर जो आपका क्वेश्चन जो है वो उस पे जो आएगा उसमें आपने इसमें सिर्फ फाइनल इसके रिजल्ट ही लिखने होंगे। तो इसको याद रखने के लिए बेहतर तरीका तो ये है कि आप इसको इस तरह से याद रखें, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप इसकी पूरी डेरिवेशन करें, वो टाइम काफ़ी लग जाता है। तो याद रखने के लिए ये देखें, जब v1 प्राइम की वैल्यू है तो उसमें v2 प्राइम नहीं आता बल्कि v1 और v2 दो टर्म्स आती हैं।
इसी तरह जब v2 प्राइम की वैल्यू है तो उसमें सिर्फ v1 और v2 आ रहे हैं, उसमें v1 प्राइम खत्म हो जाएगा। अच्छा, जब आपने v1 प्राइम की वैल्यू निकाली है, इसमें v1 और v2 आ रहे, अब ये इनके साथ कांस्टेंट टर्म्स है। इसमें फर्स्ट के साथ m1 माइनस m2 आएगा और सेकंड के साथ क्या आएगा 2m2, v2 के साथ m2, डिवाइड ए की टर्म हो रही है m1 प्लस m2, इधर भी m1 प्लस m2 ही हो रही है। लेकिन v2 के केस में इधर आपका 2m2 था तो यहाँ 2m1 है, यहाँ पे आपके पास m1 माइनस m2 था तो यहाँ m2 माइनस m1 है, यानी v2 के केस में m2 माइनस m1 और v1 के केस में m1 माइनस m2 है। तो इसको एज इट इज जुबानी याद रख लें ताकि आपको ना पेपर में लिखने में आसानी रहे। वैसे आप ड्राइव करके भी लिख सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, लेकिन ड्राइव करके वैसे कर लें, इसको वैसे याद रख लें ताकि आपको आसानी रहे। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, इसके डिफरेंट केसेस को कंसिडर करेंगे। अच्छा जी, है स्पेशल केसेस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन काइनेटिक इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के। तो इसमें हमने हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज हैं v1 प्राइम की और v2 प्राइम की, यही हम यूज करेंगे। पहला केस है कि अगर m1 और m2 इक्वल हो, केस 1 व्हेन m1 एंड m2 आर इक्वल। अगर हम ये वाली कंडीशन देखें ना तो पहले इसमें देखें, जब m1 और m2 इक्वल होंगे तो m1 माइनस m2, यानी m1 माइनस m2 क्या होगा, m1 माइनस m1 ही हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल है, तो ये वाली टर्म तो हमारी जीरो हो जाएगी। दूसरी टर्म में भी आप m2 की जगह m1 पुट करते जाएं। ये देखें जी, m1 इसमें जब पुट हुआ तो ये 2m1 ओवर m1 प्लस m1, ये सारे m1 ही हो गए ना, तो 2m1 ओवर 2m1 ये कैंसिल होके एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली v1 प्राइम इज इक्वल टू v2, यानी फर्स्ट बॉडी की भी आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी वो सेकंड की बिफोर कोलिजन होगी। सिमिलरली दूसरे बॉडी के लिए इसका उल्टा होगा, यानी जो v1 आपका v2 प्राइम होगा वो v1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये v1 प्राइम v2 के इक्वल तो v2 प्राइम v1 के इक्वल। तो ये कब होगा, जब दोनों बॉडी के मासेस जो हैं वो बराबर होंगे। अभी हम देखेंगे कि सेकंड केस की बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले जो ना फर्स्ट केस है ना, उसमें हमारे पास जो दोनों मासेस हैं ना m1 और m2 ये बराबर हैं। तो होता क्या है इस केस में, जो कोलिजन की वजह से जो पहले की वेलोसिटी होती है वो बाद में दूसरे की बन जाती है, जो दूसरे की है वो बाद में पहले की बन जाती है। यानी ये वेलोसिटीज जो है ना ये एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाती हैं जब उनके मासेस इक्वल हों। दो एक जैसे लोग जो होंगे ना वो एक दूसरे को, यानी अगर ये हाई स्पीड से होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हाई हो जाएगी, और अगर ये लो स्पीड से मतलब ये हाई स्पीड से होगा तो इसको ट्रांसफर हो जाएगी, वेलोसिटीज इनकी इंटरचेंज हो जाएंगी। अब हम दूसरा केस देखते हैं जिसमें मासेस तो इक्वल हैं लेकिन जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट पे है, यानी आपका जो m1 है उसकी तो वेलोसिटी v1 है लेकिन जो m2 है उसकी वेलोसिटी 0 है, वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा। तो इस केस में क्या होगा, अच्छा जब ये आप ये वाली देखें, जब आपकी वेलोसिटी v2 0 है तो ये वाली टर्म तो आपकी ये तो वैसे ही 0 हो गई ना, ये वाली सेकंड टर्म जो है वो तो वैसे ही 0 होगी। तो हमारे पास जो v1 प्राइम है वो सिर्फ ये बच जाएगा। और इसमें हम फिर कह चुके हैं कि m1 जो है वो m2 के इक्वल है, पहले ही हमने कहा है m1 जो है वो m2 के इक्वल है। तो ये पहली टर्म m1 माइनस m2 दोनों मासेस इक्वल हैं, बराबर हैं, तो ये अगर इक्वल है m1 और m2 तो ये फिर हो जाएगा m1 माइनस m2, तो ये तो हो गया 0 केस 2 में। और दूसरे केस में v2 0 है तो ये वाली टर्म भी 0 होगी। तो आपका आफ्टर कोलिजन यानी v1 प्राइम जो है इस वाले केस में वो 0 आ जाएगा। बिफोर कोलिजन आपका v2 0 था, आफ्टर कोलिजन आपका v1 जो है वो 0 हो गया। अब इस वाले में पुट करके देखें दूसरे में क्या होगा, m1 आपने m2 के इक्वल पुट किया, जब मैं इसमें पुट करूंगी ये भी m1 ये भी m1, ये 2m1 हो जाएगा, ये 2m1 से कैंसिल होके हमारे पास ओनली क्या बच जाएगा, ये v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 ओवर 2m1 इंटू v1, और प्लस अगली टर्म जो है ये m1 माइनस m2 इक्वल है,
तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी m1 माइनस m1, ये तो 0 हो जाएगी। तो दूसरे केस में हमारे पास जो v2 प्राइम है ये इक्वल टू v1 बचेगा। तो ये यहाँ पे आप देखें कि अगर सेकंड बॉडी जो है वो 0 पे था और फर्स्ट v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, तो आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट बॉडी है वो रेस्ट पे आ जाएगा और सेकंड की वेलोसिटी जो है वो पहले वाले बॉडी के इक्वल हो जाएगी, m1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब हम तीसरे केस की बात करते हैं। अच्छा, तीसरे केस में ऐसे है कि एक बहुत ही लाइट बॉडी है, स्मॉल बॉडी है और वह एक हैवी बॉडी के साथ जाके टकराता है, मैसिव बॉडी के साथ जो कि रेस्ट पे है। तो m1 हमारे पास जो है वो विद वेलोसिटी v1 मूव कर रहा है और v2 हमारे पास जो है वो 0 है। लेकिन इस केस में m2 इज लार्जर देन m1, काफी इसकी निस्बत m1 की निस्बत m2 बहुत ज्यादा मैसिव है। ऐसे ही कि अगर एक खड़ी हुई एक ट्रक खड़ा हो, उसके साथ जाके एक साइकिल वाला टकराए, तो नतीजा क्या होगा, जाहिर है साइकिल वाला जो है वो टकराएगा, टकरा के खुद ही वापस आ जाएगा, क्योंकि इसका तो मास ही बहुत ज्यादा है, ये तो हिलेगा नहीं अपनी जगह से। तो इसमें एज ए रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट में फिर अगेन वही कि ये m2 जो है वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा, इसका तो v2 वहीं पे रहेगा, लेकिन m1 जो है वो मार खा के वापस आ जाएगा। ठीक है, विद वेलोसिटी जो इसकी अपनी वेलोसिटी होगी उसी के साथ जैसे टकराएगा, एक हेड ऑन कोलिजन होगी इसके साथ, इसकी टक्कर खा के फिर वापस आ जाएगा। तो आपका जो v2 प्राइम है इस केस में वो तो 0 ही रहेगा आफ्टर कोलिजन भी, लेकिन v1 प्राइम जो होगा ना आपका, वो v1 के इक्वल ही आ जाएगा, v1 प्राइम विल बी इक्वल टू v1, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी बॉडी, बहुत मैसिव बॉडी है, तो इसके साथ इसकी जब कोलिजन होगी तो वो अपनी जगह से मूवमेंट नहीं होगी इसके। इस केस में ना हमारा m1 जो है इन कंपैरिजन टू m2 बहुत ही लाइट है, तो हम इसको कह देते हैं कि m1 हमारा इस केस में तकरीबन 0 है, लेकिन m2 जो है वो बहुत हैवी है। ये ऐसे ही है जैसे मैंने अभी आपको साइकिल की और ट्रक की, ट्रक जो है आपका 1000 किलोग्राम का है और उसके मुकाबले में जो आपका साइकिल है वो तो 20 किलो का होगा, 30 किलो का होगा, तो वो उसके मुकाबले में इसका जो मास है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए ये टकरा के खुद ही वापस आ जाता है। अब हम बात करते हैं चौथे केस की। In this special case, when a very heavy body, very massive body m1 that is moving with some velocity v1, it collides with the small body m2 और इसकी वेलोसिटी जो v2 है वो 0 है। तो ये क्या करेगा, एक ट्रक है उसके सामने साइकिल खड़ी हुई है, तो वो क्या करेगा, वो इसको भी अपने साथ ही ले जाएगा, यानी जो ट्रक है ना वो क्या करेगा, वो साइकिल वाले को और साइकिल को इकट्ठा ही साथ ही ले जाएगा। तो इस कोलिजन से कोलिजन के बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन, ये तो बिफोर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन ये दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, m1 और m2 दोनों की वेलोसिटी एक ही होगी, और वो वेलोसिटी किसकी होगी, जो v1 की थी, क्योंकि जो m2 है ये वेरी 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 लेस देन m1। ठीक है, इस वजह से जो इसकी वेलोसिटी होगी ना m v2, उसकी तो बात ही नहीं आएगी, ये बस इसको अपने मोमेंटम की वजह से, हैवी मोमेंटम की वजह से, इसके मुकाबले में इसका मोमेंटम जो है वो इग्नोरेबल हो जाता है, इसकी वेलोसिटी नहीं है, इसका मोमेंटम 0 भी है, लेकिन ये अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर करेगा और ये अपने साथ ही इसको लेके चला जाएगा। ये अगेन वही बात है कि जैसे 1000 या 2000 3000 kg जिसका मास है और कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसके लिहाज से ये वाली वेलोसिटी 2000 में अगर हम 10-20 kg ऐड भी कर दें तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इस वजह से ये इसी वेलोसिटी के साथ मूव कर जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी जो होगी प्राइम v1 जो होगी प्राइम इक्वल होगी v1 प्राइम के। तो जो जो इसी तरह जो सेकंड बॉडी है v2 उसकी भी यही वेलोसिटी होगी, तो हम कहेंगे कि v2 प्राइम जो है वो भी v1 के इक्वल ही है, यानी आफ्टर कोलिजन दोनों की जो वेलोसिटीज हैं वो सेम हो जाती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसके स्पेशल केसेस, डिफरेंट
मैसेज के साथ और डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, और इसको हम अप्लाई भी करते हैं इलास्टिक कोलिजन को अपनी डेली लाइफ में। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं आपको। दो एक जैसी अगर मासेस हैं वो टकराएंगी, कोलाइड करेंगी, तो क्या रिजल्ट होगा, अगर डिफरेंट कराएंगी तो फिर क्या होगा। और अच्छा, इसके साथ साथ ना अगेन मैं आपको यही कहूंगी, ये जैसे आपने पूरा पेज लिख लिया है, अब सारी वेलोसिटीज के ऊपर आप वेक्टर का सिंबल जो है ना वो एक ही दफा लगा दें, जैसे मैं लगा रही हूँ। क्योंकि बार बार जो है वो वेलोसिटी का सिंबल लगाना तो वो काफी लंबा काम हो जाता है। ये सारा एक ही दफा लगा देंगे तो फिर ये जल्दी हो जाता है काम।